गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र कनौजिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको दिखाएंगे 100 खबरें फटाफट, लेकिन उससे पहले नजर 6 बजे की हेडलाइंस पर। आज नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण, लालू के छोटे बेटे का डिप्टी सीएम बनना तय। पीएम की तरफ से वेंकैया नायडू होंगे समारोह में शरीक। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के दिए हैं निर्देश। 7वें वेतन आयोग ने वेतन में 14% बढ़ोतरी की सिफारिश की। पेंशन के लिए दिया ओआरओपी फॉर्मूला। तिहाड़ जेल भेजा गया छोटा राजन, इंडोनेशिया से भारत लाए गए डॉन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और भुवनेश्वर के एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट में लड़कियों का हंगामा, डायरेक्टर पर यौन उत्पीड़न का लगाया इल्जाम, निदेशक गिरफ्तार। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई के दादर में भीषण आग लग गई है। 4 मंजिला इमारत में ये आग लगी है और बिल्डिंग में मौजूद सभी 42 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल फिलहाल भेजा गया है। बिल्डिंग के निचले हिस्से में गोडाउन में ये आग लगी और फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो मुंबई के दादर की यह घटना है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत में आग लगी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारत में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वक्त मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि फायर फाइटिंग में लगी हुई हैं, यानी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो रिहायशी इलाके की 4 मंजिला इमारत में आग लगी है, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद सभी 42 जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल फिलहाल भेजा जा चुका है। और फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने जो आग वहां लगी उसको बुझाया है। मुंबई के दादर की ये घटना है, जहां पर ये भीषण आग लगी, लेकिन राहत की खबर ये है कि वहां पर मौजूद बिल्डिंग में 42 लोग जो थे वो सब सुरक्षित हैं। 2 लोगों को किसी तरह की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और दमकल जो कर्मी हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात की यह घटना है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि आग लगने की वजह क्या है, किस कारण के चलते इस रिहायशी इमारत में आग लगी है। 2 लोगों को नुकसान पहुंचा है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और उन दोनों लोगों का इलाज इस वक्त पास के ही एक अस्पताल में चल रहा है। रिहायशी इलाका ये है, तो किसी को चोट लगने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन राहत की बात यह है कि जो बिल्डिंग जिसमें आग लगी है उसमें मौजूद सभी 42 लोगों को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जा चुका है और 2 लोग जो घायल हुए उन अस्पताल भी भेजा गया है। फिलहाल आग पर जो काबू है वो पा लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनय दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनय, ये पता चल पाया है कि किन कारणों से आग लगी है? मुंबई के दादर स्टेशन के ठीक सामने बिल्डिंग 4 मंजिला थी, जो बीती रात में आग लगी थी। 40 परिवार फंसे थे। इसे टीम लक में काबू पाया गया है। जिससे मतलब 2:45 पे ये आग लगी थी। इसमें दो जन फंसने की संभावना थी, फंसने की संभावना थी और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि किस कारणों से ये आग लगी थी। चलिए विनय, इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आगे भी आपका रुख करेंगे। वक्त तो चला है 100 फटाफट खबरों का। नीतीश सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में आरजेडी से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो गया है। साथ ही आरजेडी से ही तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, चंद्रिका राय, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, विजय प्रकाश, चंद्रशेखर, रामविचार राय, अनीता देवी, अब्दुल गफूर और मुनेश्वर चौधरी को मंत्री बनाया जाना भी तय है।
नीतीश सरकार में जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, कपिल देव कामत, मदन सहनी, संतोष निराला, श्रवण कुमार, कृष्ण नंदन वर्मा, महेश्वर हजारी, जय कुमार सिंह, मंजू वर्मा, शैलेश कुमार और खुर्शीद को भी मंत्री बनाया जाना तय हो गया है, जबकि विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस से अशोक चौधरी, मदन मोहन झा, अब्दुल जलील मस्तान और अवधेश कुमार सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला सामने आया है, जिसके मुताबिक नीतीश के साथ आज कुल 28 मंत्री शपथ लेंगे। इनमें जेडीयू और आरजेडी से 12-12 मंत्री होंगे, जबकि महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आएंगे। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ दोपहर करीब 2 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। नीतीश की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन सिन्हा ने निजी कामों का हवाला देते हुए ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाने में असमर्थता जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नीतीश कुमार की ताजपोशी के समारोह से दूर रह सकते हैं। खबरों के मुताबिक अखिलेश ग्रीन अप क्लीन अप अभियान के तहत सैफई में होने वाले समारोह में व्यस्त रहेंगे। इस समारोह में AR रहमान भी परफॉर्म करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार है। मैदान के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी मौजूद रहेंगे। ये दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के रूप में शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार ने फोन करके पीएम मोदी को न्योता दिया था। नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण समारोह किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा। नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बीजेपी विरोधी सभी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। पूर्व पीएम HD देवगौड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में गैर बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम भी शिरकत करेंगे। इनमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के नाम अहम है। नीतीश ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी न्योता भेजा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव के आने पर भले ही सस्पेंस बना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से नीतीश की नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। खबर है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर नीतीश सैफई पहुंचकर एसपी सुप्रीमो को शुभकामनाएं देंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसमें शीला दीक्षित, भूपेंद्र हुड्डा और अजीत जोगी का नाम अहम है। हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला भी पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी के साथ साथ देश की वामपंथी राजनीति के दिग्गज भी नजर आएंगे। नीतीश और लालू की जोड़ी ने इस महाआयोजन में सीताराम येचुरी और डी राजा को निमंत्रण भेजा है। बिहार में एनडीए के हार पर जीतन राम मांझी के बाद अब रामविलास पासवान ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को जिम्मेदार बताया है। पासवान ने कहा कि भागवत के आरक्षण वाले बयान का महागठबंधन ने लाभ उठाया, जिसे हम समझने में कामयाब नहीं रहे। हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। जस्टिस माथुर ने वित्त मंत्री जेटली को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपी है। सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। The implementation, as we've been given to understand, has to come from 1/1/2016. The government will have to take a call for that. मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी और पेंशन में 24% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। 1 जनवरी 2016 से सभी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। The government of India had constituted the 7th Pay Commission in 2014, giving it 18 months' time to submit its report. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दाखिल करने को कहा था। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग को स्मृति ईरानी के दाखिल हलफनामे की ओरिजिनल कॉपी लाने का भी आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट आज 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली से हटाने के मामले पर सुनवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को दिल्ली से हटाने के आदेश दिए थे। एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीना बोरा मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पीटर पर जांच एजेंसियों से बातें छुपाने के आरोप हैं। 2012 में एफआईआर तक नहीं लिखी गई शीना बोरा की, तो अब मैं आशा करती हूँ कि सीबीआई अगले उन पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट करेगी जिन्होंने इस केस को दबाने में पूरी मदद की, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की। पीटर की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई पुलिस घेरे में आ गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाया गया है कि मारिया के कमिश्नर रहते मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी को बचाने में लगी थी। तफ्तीश जो करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो इस तरह के बड़े बड़े जो लैप्सेस जो है मुंबई पुलिस करती रही और उसके बाद जो है अब ये सब विदित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस तब जो मिस्टर मारिया हैं उनको इस विषय में उत्तर जरूर देना पड़ेगा। सीबीआई ने 1000 पन्नों की चार्जशीट मुंबई कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में 150 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में इंद्राणी के अलावा उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को आरोपी बनाया गया है। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, संजीव और श्यामवर की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। मुंबई की स्थानीय अदालत ने तीनों को 7 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने सीबीआई को तीनों से जेल में पूछताछ के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था। इंद्राणी मुखर्जी पर अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर 24 साल की अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद शीना की लाश को अप्रैल 2012 में रायगढ़ के जंगलों में जला दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 169 आईएएस अफसरों से मुलाकात की। ये तमाम अफसर पहली बार असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में करियर की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी अफसरों को पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की नसीहत दी। नेक्स्ट 10 ईयर हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट का भाग्य बदलने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के 1/5 डिस्ट्रिक्ट को ये टीम अगर बदल दें तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान को बदलने में कोई रुकावट आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस अफसरों पर उम्मीद जताते हुए कहा कि अफसरों की ये नई टीम अगले 10 सालों में भारत के सैकड़ों जिलों का भाग्य बदलने वाली है। आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का, या मान के चलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर से मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में मोदी 13वें आसियान इंडिया समिट और 10वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर की बातचीत भी होगी। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी और आसियान देशों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग और भविष्य के आगामी एजेंडे पर बातचीत होगी। इसके अलावा सम्मेलन में 2016 से 2020 के एक्शन प्लान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को लेकर बात हो सकती है। इस साल की टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस के 58 दावेदारों में प्रधानमंत्री मोदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी शामिल हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 की घोषणा दिसंबर में की जाएगी। टाइम पब्लिकेशन के मुताबिक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वो शख्स बनेगा जो पूरे साल सबसे ज्यादा खबरों में बना रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पैरोल को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पैरोल के लिए चौटाला ने पहले दिल्ली सरकार से गुजारिश की थी। उनकी अर्जी खारिज होने के बाद चौटाला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। केजरीवाल के फॉलोअर्स की संख्या बुधवार को 60 लाख का आंकड़ा पार कर गई। कॉलेजियम में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट बनाने से इनकार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काम सुप्रीम कोर्ट को खुद ये काम करना चाहिए। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। जनता की तरफ से 3500 सुझाव भी आए।
इंदिरा गांधी की जयंती पर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी के तल्ख तेवर दिखाई दिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर जो सवाल उठाए थे उस पर राहुल ने पलटवार किया। राहुल ने कहा, पीएम मोदी चाहे तो जांच करा लें, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मोदी जी आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां, आप ले एजेंसियों, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि आरएसएस दंगे कराता है, मोदी सरकार किसानों और दलितों के विरोधी है और हमारे 40 सांसदों ने जमीन बिल को रोका। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सिमी के लोग लड़ाई कराते, दंगा कराते, हिंदुस्तानियों को मरवाते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस हमेशा गरीब और कमजोर के हक की लड़ाई लड़ती है। साथ ही उन्होंने आगे के चुनावों में भी कांग्रेस के जीतने का दावा किया। गांधी ने कहा, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। मोदी जी एक और बात सुन लो, आरएसएस का एक और बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, किसानों के लिए लड़ूंगा, मजदूरों के लिए लड़ूंगा और आपको झूठ बोलते हुए हिंदुस्तान से एक के बाद एक आपके झूठ पकड़ूंगा। धन्यवाद। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल ने नागरिकता पर न सिर्फ गलत जानकारी दी बल्कि अन्य नियमों का भी उल्लंघन किया। प्रूफ देंगे तो सजा के लिए उनको तैयार हो कि ना हो, वो तो पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। ये इनकी मर्जी से नहीं चलेगी। ये FCRA माने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार परमिशन नहीं मांगा आपने, फीमा में जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स हुई उसके लिए आपने विवरण नहीं दी, तो ये आपने क्यों नहीं किया? ये 2 बातों की सफाई दे दे और ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। राहुल की चुनौती पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जांच जारी है, कि वो अपने आप को बहुत पाक साफ बता रहे हैं। जिस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं और सोनिया जी जिस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको जांच की चुनौती देने की जरूरत नहीं है, जांच चल रही है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की गरीब और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। इंदिरा गांधी की जयंती पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्हें संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, इंदिरा गांधी एक महान शख्सियत थी। देश के गरीबों और मजलूमों की नजर में इंदिरा गांधी की छवि हमेशा एक मां जैसी रही है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक नीति दिशाहीन हो गई है। उन्होंने इसे योजना आयोग को खत्म किए जाने का नतीजा बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही फरीदकोट पुलिस फायरिंग मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से जज से करवाने की भी मांग की। राहुल गांधी के साथ 21 मेंबर्स का डेलीगेशन भी राष्ट्रपति से मिला, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ के साथ पंजाब के लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स भी शामिल थे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को तिहाड़ जेल भेजा गया है। राजन को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने छोटा राजन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले भी छोटा राजन की सीबीआई कस्टडी 19 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। उत्तराखंड सरकार ने इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर राज्य भर में इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हरीश सरकार का मकसद कम दाम में गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराना है। इस बाबत सभी जनपदों में इसे एक साथ लागू करने के लिए मंत्रियों को ताकीद कर दिया गया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस योजना के तहत महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा उनकी सरकार का मकसद राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब तक हम अपनी महिला स्वयं सहायता समूह को जागृत नहीं करते हैं, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दिशा में लेकर के नहीं जाते हैं, तो हमारे उत्तराखंड की जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक ग्रोथ, वो नहीं हो सकती। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना के तहत महज 20 रुपए में दाल, चावल, 4 रोटी और सब्जी मिलेगी। देहरादून में पहले से कैंटीन के जरिए 20 रुपए में सस्ता और अच्छा खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कैंटीन को महिलाएं ही चला रही हैं और उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना कारगर साबित हो रही है। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि शक्ति स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर याद करता हूं। मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस की तरफ से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। असम के गुवाहाटी में एकता मार्च निकाला गया। इसमें मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, कई मंत्रियों और अफसरों के अलावा सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। पेरिस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आतंकी हमला करते दिख रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां खाना खा रही एक महिला की जान बाल बाल बच जाती है। फुटेज में कई लोग जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करते दिख रहे हैं। फ्रेंच अधिकारियों ने पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अबोद की मौत की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद हामिद ने आत्महत्या कर ली थी। उत्तरी पेरिस के सेंट जेनिस में एक अपार्टमेंट में अब्दुल हामिद के छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया, वहीं के हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इसके अलावा 7 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दिल्ली में भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई जाने माने लोगों के साथ साथ भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांसिस रिचियो भी मौजूद थे। फ्रेंच दूतावास ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का आह्वान किया है। पेरिस का आइकॉनिक एफिल टावर बुधवार को एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा। इस रोशनी के जरिए पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। एफिल टावर में फ्रेंच फ्लैग के रंगों की लाइट्स जलाई गई थी। बुधवार से एफिल टावर को सेंट जेनिस में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों लोगों ने ला रिपब्लिक पर फूलों के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पेरिस में बीते शुक्रवार को हुए हमले में 129 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस भारत में भी अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो देश के कई इलाकों के 150 युवा आईएसआईएस से प्रभावित हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं। इन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं। ये सभी युवा इंटरनेट के जरिए इस संगठन की गतिविधियों को देखते हैं। भारतीय जांचकर्ताओं ने पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बताया कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को 8 सालों में पाकिस्तान से करीब 80 करोड़ रुपए का फंड मिला है। हिजबुल मुजाहिदीन को ये फंड भारत में आतंकी गतिविधियों के संचालन के लिए दिया गया। इसी तर्ज पर बाकी देशों से भी आतंकी संगठनों को फंड दिया जाता है। पेरिस हमले पर जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, पूरी मानवता को निर्दोष लोगों पर हुए हमलों की निंदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि टीएस ठाकुर 3 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। This kind of terrorism, I'm sure the world is realizing that it is time that they rise against it in a united way, and otherwise, you see, these things will continue unless there's a united fight. मिस्र के सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त रूसी विमान को आईएस ने जिस बम से उड़ाया था उसकी तस्वीर जारी की गई है। मैगजीन दबक में आईएसआईएस ने दावा किया है कि विमान को उड़ाने के लिए जूस के कैन में विस्फोटक छिपा कर रखा गया था।
इस्लामिक स्टेट ने विस्फोटक 31 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर पहुंचाया था, जिसके बाद शर्म अल शेख एयरपोर्ट से उड़े विमान में धमाका हुआ, जिससे रूसी विमान में सवार सभी 224 यात्री मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसने 2 और विदेशी बंधकों की हत्या कर दी है। बताया जाता है कि इनमें से एक बंधक नॉर्वे का था, जबकि दूसरा चीन का। इस्लामिक स्टेट के मुताबिक नॉर्वे और चीन की सरकारों ने बंधकों के एवज में फिरौती की रकम नहीं दी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। आईएस ने सबूत के तौर पर इन दोनों बंधकों की तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें से एक तस्वीर में ये जिंदा दिख रहे हैं और दूसरी फोटो में इनके शव नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से लग रहा है इन्हें गोली मारी गई है। ये तस्वीरें भी दबेक मैगजीन में ही जारी की गई हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर रूस और फ्रांस ने हवाई हमले किए। दोनों देशों ने चरमपंथियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का को निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने भी रक्का पर बमबारी की। रूस ने अपनी नौसेना से कहा है कि फ्रांसीसी पोतों को अपना सहयोगी समझे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक को अंतिम विदाई दी गई। संतोष का अंतिम संस्कार उनके गांव पोगरबाड़ी में किया गया। बुधवार शाम महादिक का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया। वहां आर्मी के आला अफसरों समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह से शहीद कर्नल संतोष महादिक का शव गांव के स्कूल के मैदान में रखा गया था। गांव वालों के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने भारत मां के इस जाबाज बेटे को आखिरी विदाई दी। देश भर में आज से कौमी एकता सप्ताह शुरू हुआ है। केंद्रीय सेवाओं के सभी दफ्तरों और सार्वजनिक उपक्रमों में कौमी एकता सप्ताह के दौरान 25 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कौमी एकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये ऐसे माहौल में शुरू हो रहा है जब पूरे देश में असहिष्णुता पर बहस छिड़ी है। अगले एक सप्ताह तक सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर रहेगा। 20 नवंबर अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और 21 नवंबर को भाषाई सद्भाव पर कार्यक्रम होंगे। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इसमें वेतन भत्तों में 15 से 16% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है और अगर इन सिफारिशों पर अमल होता है तो ये 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। रिजर्व बैंक के करीब 17,000 कर्मचारी कल एक दिन की हड़ताल पर रहे। पिछले 6 सालों में पहली बार रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की। हड़ताली कर्मचारी रिजर्व बैंक द्वारा रिफॉर्म्स के नाम पर लिए गए कुछ फैसलों का विरोध कर रहे थे। रिजर्व बैंक के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बेहतर सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल से आरबीआई के मुंबई और दिल्ली के साथ साथ देश भर के दफ्तरों में कामकाज ठप होने की भी बात सामने आई। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को आम जनता के लिए कल खोल दिया गया। इस व्यापार मेले का 14 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन किया था। 35वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की मुख्य थीम मेक इन इंडिया रखी गई। इससे पहले मेले को बड़ी कंपनियों के बीच कारोबार के लिए खोला गया था। यह विशाल मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मेट्रो स्टेशन पर भी ट्रेड फेयर के टिकट उपलब्ध है। मेले में फोकस देश बांग्लादेश बनाया गया है और मुख्य भागीदार देश अफगानिस्तान है। इसी तरह से फोकस राज्य मध्य प्रदेश है और भागीदार राज्य झारखंड और गोवा को बनाया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ मांगों को लेकर एक बुजुर्ग और एक युवक बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गए। 2 दिनों से टावर पर धरना दे रहे बुजुर्ग और युवक का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं होता वो नीचे नहीं उतरेंगे। 2 दिनों से मोबाइल टावर पर चढ़े बुजुर्ग और युवक को देखने गांव के कई लोग जुटे। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीड़ बढ़ती देख पुलिस को वहां से लोगों को खदेड़ना पड़ा। मोबाइल टावर पर धरना देने वाले बुजुर्ग और युवक ने आवागमन के लिए गंगा नदी पर पुल बनाने के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। पहले भी चढ़ चुका है और वो उसको किस तरह से समझा बुझा करके वापस उतारा गया था। पुनः चढ़ा है, कुछ उसकी डिमांडेज होगी, कुछ उसकी डिमांड होगी। पुलिस बल मौके पर भेज दिया गया है और उसको उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ओडिशा में किसानों के लगातार आत्महत्या को लेकर भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता गुरुवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गृह जिले गंजाम में गुरुवार को एक और किसान ने फसल खराब होने के चलते खुदकुशी कर ली।
साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के टीनू पब्लिक स्कूल की लैब से दुर्लभ प्रजाति के कुछ जीवों को बरामद किया गया है। इन जीवों को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बगैर इजाजत जिंदा या मरा हुआ रखना अपराध है। एनजीओ पीपल फॉर एनिमल और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापा मारकर इन जीवों को बरामद किया है। टीनू पब्लिक स्कूल की लैब में स्कूल प्रशासन ने बगैर किसी परमिशन की दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु रखे हुए थे। लैब में करीब 6 माह की एक लड़की का भ्रूण भी मिला है। पुलिस ने मरे हुए दुर्लभ प्रजाति के जीवों के साथ कन्या भ्रूण को भी कब्जे में ले लिया है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मेनका गांधी के एनजीओ के अधिकारी का कहना है कि कन्या भ्रूण मामले को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाएंगी। भुवनेश्वर में एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी एजेंसी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने इंस्टीट्यूट में खूब हंगामा किया। हंगामा करने वालों में ज्यादातर छात्राएं थीं। छात्राओं का आरोप है कि AHHA ने कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न किया। स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट पर वित्तीय धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। पुलिस ने AHH के डायरेक्टर दिलीप राउतरे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पीड़ित छात्राओं ने इस मामले में खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराया। वहीं डायरेक्टर दिलीप राउतरे ने आरोपों को खारिज करते हुए इंस्टीट्यूट में हंगामा करने और तोड़फोड़ करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 15 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद जिन नक्सलियों के शव बरामद किए गए वो हार्डकोर नक्सली हैं। नक्सलियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया, जिनमें 3 लोडेड बंदूक, 2 मैगजीन शामिल हैं। हरियाणा के यमुनानगर में अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल WWF रेसलिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 17 से ज्यादा इंटरनेशनल रेसलर शामिल होंगे। इनमें 4 महिला रेसलर भी हिस्सा लेंगी। WWF रेसलर ग्रेट खली ने कुरुक्षेत्र में इस खेल के लिए एक अकेडमी खोले जाने की भी बात कही है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने इस्पात जगत में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। जो SPL के रायगढ़ संयंत्र ने एक दिन में सबसे ज्यादा स्टील बनाने का विश्व कीर्तिमान बनाया है। 14 नवंबर को JSPL ने स्टील मेल्टिंग शॉप के न्यू ऑक्सीजन फर्नेस से 42 हीट का अभूतपूर्व आंकड़ा छूने में कामयाबी हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन की शगुन स्टील कंपनी के नाम था। This program was brought to you by Hotel Noor Mahal. Experience